गुड मॉर्निंग। आज बीए द्वितीय वर्ष में शेरशाह सूरी का अध्ययन करेंगे। अपन पढ़ रहे थे मुगल वंश को। मुगल वंश में हम लोगों ने अभी तक दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक बाबर का जीवन क्रम जीवन वृत्त और दूसरा पढ़ा है हुमायूं का जीवन वृत्त। हुमायूं के बाद मुगल वंश में शासक बनता है अकबर, लेकिन अकबर और हुमायूं के बीच में, और विशेष करके तो हुमायूं और हुमायूं के बीच में ही देखा जाए तो कहते हैं कुछ 15 वर्ष का ऐसा कालक्रम था जिसमें मुगल वंश की सत्ता हिंदुस्तान में नहीं रह पाई। उसके लिए कुछ हद तक खुद हुमायूं भी जिम्मेदार था, लेकिन अगर मोटे रूप में देखा जाए तो फिर जो 1540 से लेकर के 1545 यानी हिंदुस्तान से हुमायूं को भागने के लिए जिसने मजबूर कर दिया वो व्यक्ति था शेरशाह सूरी। तो उसने 1540 से 1545 में भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। यानी पहला अफगान साम्राज्य तो पहले से ही था, लेकिन कहते हैं द्वितीय अफगान साम्राज्य का जो संस्थापक कहलाता है वो कहलाता है शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी जिस वंश से संबंधित था वह था सूर वंश। इससे यह भी परिभाषित हो जाता है कि सूर वंश की स्थापना भारत में शेरशाह सूरी ने की थी। तो आज शेरशाह सूरी का जो जीवन वृत्त है उसको समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रारंभिक जीवन पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी किसी राजवंश से संबंधित नहीं था और ना कोई इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था जिससे कि लोग ये मतलब कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो। अब कहते हैं कि इसके पिता का नाम हसन खान सूर था। इसकी एक पत्नी थी अफगान पत्नी। उस अफगान पत्नी से पैदा हुआ था फरीद। और जो ये फरीद नाम का बालक था यही बालक आगे जाकर के शेर खान और फिर कालांतर में जब शासक बनेगा तब शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था, पिता का नाम हसन खान सूर था और हसन खान की जो अफगान पत्नी थी उससे ये पैदा हुआ था। अब कहते हैं प्रारंभिक कठिनाइयां इनकी भी जबरदस्त थी। हसन खान जो सूर था वो दक्षिण बिहार में था, यानी दक्षिण बिहार में उसको जागीर मिली थी। विशेष करके ये सहसराम से संबंधित था। सहसराम बहुत बड़ा शहर है बिहार का और सहसराम से ही भारत की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी उसका लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र रहा हुआ है। अब ये जो सहसराम है ये कहते हैं कि इन अफगान जो लोग थे उन अफगानों की मुख्य यानी जो मौलिक स्थान था वो मौलिक स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। अब यहीं पर हसन खान सूर को जागीर मिली थी और उसी का बेटा था फरीद। कहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ फरीद बड़ा हुआ, योग्य आदमी था और साहसी भी था। फरीद को उसके पिता हसन खान सूर ने सहसराम की जागीर सौंप दी। लेकिन क्या हुआ कि हसन खान सूर की जो और पत्नियां थी यानी फरीद की सौतेली माँ, जो सौतेली माँ थी उनके व्यवहार से दुखी होकर के फरीद ने कहते हैं कि सहसराम छोड़ दिया और कहते हैं कि वो दक्षिण बिहार में ही एक आदमी था बहार खान, उनके यहां चला गया और बहार खान के यहां नौकरी करने लग गया। और जब वो दक्षिण बिहार में बहार खान के यहां नौकरी कर रहा था, बहार खान लोहानी नाम है, उसके यहां जब नौकरी कर रहा था उसी समय किसी जंगल में जब पूरा परिवार बहार खान का वहां था उसी समय किसी शेर ने हमला कर दिया और कहते हैं कि शेरशाह ने उस शेर का वध कर दिया, यानी उस समय उस शेर को मार दिया उन्होंने बिना हथियारों के। इसलिए उस फरीद का नाम शेर खान पड़ गया, यानी शेर को मारने के कारण अब उसका नाम शेर खान, यानी अब फरीद शेर खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब प्रारंभिक जीवन कहते हैं तो प्रारंभिक जीवन का ये भी हिस्सा था दक्षिण बिहार वाला बहार खान के समय। बट फिर क्या हुआ, कहते हैं एक स्थान था चुनार, नाम सुना होगा आपने, कल हुमायूं के टॉपिक में भी हमने पढ़ा था। जो चुनार है वहां की एक विधवा बेगम थी लाड़ मलिका,
उससे उसने शादी कर ली शेर खान ने, और कहते हैं कि शादी करने के फलस्वरूप विधवा से उसे सुनार एक प्रकार से गिफ्ट में मिल गया, यानी दहेज में मिल गया। अब वो चुनार का शासक बन गया। और जब वो चुनार का शासक बना, इससे पहले वो कुछ हद तक अपनी शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था उसको देख चुका था बाहर खा के वहां। लेकिन कहते हैं कि बाद में जब वो चुनार का शासक बना, तो शासन कार्य भी संभालने की जो नीतियां थी वो उसने अपना ली। अब क्या हुआ, वो इतना पारंगत हो गया कि उसकी जो लालसा थी, और वो लालसा थी कि वो वापिस हिंदुस्तान में अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दे। लेकिन उस समय जो हिंदुस्तान का शासक था वो था हुमायूं। और हुमायूं का अगर चरित्र देखा जाए तो वो ऐसा चरित्रवान व्यक्ति था जिसके अंदर एक शासक के जो गुण होने चाहिए, वो जो उसके नियम कायदे होने चाहिए, उसकी उनके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। यानी चरित्रहीन व्यक्ति भी था, विलासितापूर्ण जीवन भी जी रहा था, और साथ में उसके अंदर दूरदर्शिता की कमी थी। अब क्या हुआ, चुनार का शासक बना उसी समय 1532, कल हमने पढ़ा भी था, चुनार पर आक्रमण कर दिया हुमायूं ने। चुनार दुर्ग पर आक्रमण करने से शेर शाह की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन शेर शाह के पास इससे पहले भी कुछ नहीं था, वो किसी राज परिवार से संबंधित नहीं था, कभी उसका कोई राज्य था, वो खाली हाथ आया था। लेकिन कहते हैं उसे ऐसे ही मिला था चुनार दुर्ग, तो कहते हैं अब वो वहां का शासक तो है, लेकिन मुश्किलें तो पड़ी है, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया, वो बैठा रहा। यानी वो इंतजार कर रहा था हुमायूं के शब्द का। 4 माह का घेरा डाल के बैठा रहा हुमायूं। उसके बाद कहते हैं कि ये धैर्यहीन हो गया, यानी उसने धैर्य खो दिया और चुनार दुर्ग पर एक दूत भेज करके समझौता कर लिया। और समझौते में यह तय हुआ कि शेर शाह सूरी हुमायूं के किसी भी राज्य क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा, उसके बदले में हुमायूं उसे चुनार का शासक घोषित करेगा। इसका मतलब अब चुनार के शासक के रूप में उसे भारत के बादशाह से भी स्वीकृति प्रदान हो गई कि वो चुनार का शासक है। ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो शेर शाह की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब 1532 के बाद वो विधिवत रूप से शासन संभाल रहा है। लेकिन एक घटना और घटित होती है 1537 की। चुनार पर दूसरी बार आक्रमण होता है, चुनार पर पुनः आक्रमण, और ये भी था हुमायूं का आक्रमण। अब जब चुनार पर हुमायूं आक्रमण करता है, 1536 में पुनः आक्रमण करता है, उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय तक थोड़ा सा शेर खान अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था, लेकिन फिर भी जब मुगल बादशाह की या सेना आती है तो उस सेना के मुकाबले शेर शाह सूरी की सेना इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी। अब क्या हुआ, यहां पर भी वो सब्र कर रहा है, और कर कौन रहा है? वही शेर शाह सूरी। लेकिन कहते हैं यहां भी अपना धैर्य खोता है हुमायूं। और वो इस समय क्या होता है, चुनार दुर्ग की स्थिति को छोड़ करके वो चला जाता है गौड़ प्रदेश, यानी वो विशेष करके आया तो था बंगाल को जीतने, बंगाल अभियान पर चला जाता है। और कहते हैं ये इसकी बड़ी भूल थी कि उसने उसको न्यूट्रल छोड़ दिया। और इसके बाद जैसे यहां से हुमायूं बंगाल की तरफ चला गया, शेर शाह सूरी ने पीछे से हुमायूं के प्रदेशों को धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया। और जब तक उसकी नींद खुली, वो वहां विलासिता जीवन बिताने में व्यस्त हो गया। जब उसकी नींद खुली, लोगों ने उसे अलर्ट किया, तब तक तो उसके हाथ से मुगल साम्राज्य कहते हैं कि अधिकतर जो हिस्सा था वो हिस्सा शेर शाह सूरी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब भागता भागता ये चीज आई 1539 में। अब क्या हुआ कि 1539 में ये वापिस शेर शाह सूरी से युद्ध करने के लिए आ जाता है। और जो ये युद्ध है, ये बक्सर के पास एक स्थान है, स्थान का नाम है शौशा। शौशा के युद्ध में वापिस आमने सामने हो जाते हैं दोनों। और इस युद्ध में एक प्रकार से देखें तो ये भी युद्ध शेर शाह सूरी के संबंध में टर्निंग पॉइंट ही था। अब शेर शाह सूरी इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है, और हुमायूं को पराजित करने के फलस्वरूप अब ये एक उपाधि धारण करता है, और वो कहलाता है शेर शाह। याद रखना, 1539 में शौशा का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं जो शेर शाह सूरी है वो अपनी उपाधि शेर खान से बदल करके शेर शाह कर देता है। शेर खान नाम पड़ता है जब वो शेर
को मारता है तब, और बचपन का नाम फरीद था, यानी फरीद शेर खान बना, और शेर खान से 1539 आते आते वो शेर शाह, शाह का मतलब राजा होता है, तो वो कहते हैं अब शासक बन गया। और 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ, यानी बिलग्राम, ये निर्णायक युद्ध कहलाता है मुगलों के लिए, और वैसे शेरशाह सूरी के लिए भी था। कहते हैं कि इस युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह दिल्ली की जो वास्तविक सत्ता है वो अपने हाथ में ले लेता है। अब क्या हुआ, इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया तो हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया। ये मुगलों के लिए सबसे बड़ी विचित्र घटना थी। क्या कहते हैं कि जो मुगल वंश कंटिन्यूटी में चल रहा था, लगातार अच्छी स्थिति में था, हुमायूं की कुछ कमियों के कारण उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ गया। अब शेरशाह सूरी 1540 में भारत का शासक बनता है, और 1540 में सूरवंश की स्थापना करता है। पंद्रह सौ 41, 43, ये 42, 44 और 1545 मालवा पर अधिकार करता है, रायसीन पर, इसके बाद मारवाड़ पर, और ये इसका अंतिम अभियान था कालिंजर अभियान। ये 41-42 का घटनाक्रम है। ये रायसीन अभियान था, मारवाड़ अभियान था, और ये कालिंजर अभियान। और 1545 में ही इसी अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इसी 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई है। उसका जो जन्म था वो 1472 में हुआ था। इस प्रकार अगर देखें तो शेरशाह सूरी ने जब शासन संभाला तब कहते हैं उसकी उम्र 68 वर्ष थी, यानी सूरवंश की स्थापना उसने 80 वर्ष की उम्र में स्थापना की थी, सॉरी 68 वर्ष की उम्र में उसने स्थापना की थी। इतना वृद्ध होने के बाद वो हिंदुस्तान का शासक बना है, और ठीक उसके 5 वर्ष बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब मृत्यु किस परिस्थितियों में होती है उसको भी समझते हैं, लेकिन पहले सूरवंश की स्थापना हुई, फिर मालवा अभियान करता है, मालवा को फतेह करता है, इसके बाद रायसीन को जीतता है। रायसीन को जीतने के बाद वो मारवाड़ अभियान पर आता है, और कहते हैं कि शेरशाह सूरी का ये सबसे मुश्किल अभियान माना जाता है। आपको पता है, अगर मारवाड़ अभियान देखें उस समय मारवाड़ का शासक राम मालदेव था। युद्ध हुआ था राम मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। इसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था और राम मालदेव पराजित हुआ था। लेकिन कहते हैं भाई इसमें भी अगर कुछ पराजय हुई है राम मालदेव की तो उसके लिए राम मालदेव ही जिम्मेदार था। हुआ क्या था, ये युद्ध इतिहास में गिरी शुमेल के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। राम मालदेव ने कहते हैं कि जब वो राणा सांगा यानी खाना के युद्ध के बाद अलग हो गया, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। वैसे तो उसका स्वतंत्र राज्य ही था, लेकिन अब मारवाड़ का अभ्युदय राम मालदेव के समय विस्तारित रूप में हुआ। अब राम मालदेव ने कहते हैं कि अजमेर तक अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया था, और धीरे धीरे राम मालदेव पूरे पश्चिमी राजस्थान का एकाधिकार कर लेता है, और उसकी सीमाएं शेरशाह सूरी के साम्राज्य से टकराने लगती है। तब कहते हैं शेरशाह सूरी को मालदेव को निपटाना बहुत जरूरी था। तो कहते हैं कि वो मारवाड़ पे आक्रमण के लिए आता है, वाया अजमेर होकर के निकलता है, और इधर जोधपुर से राम मालदेव की सेना जाती है। लेकिन ये इतिहास प्रसिद्ध युद्ध मालदेव के दो सेनानायक थे, जैता व कुंपा, उनकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। और इस युद्ध में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने हर युद्ध अपनी हिम्मत और साहस के दम पे जीता था, लेकिन कहते हैं इसमें उसने षड्यंत्र बनाया और अपनी कूटनीति का सहारा लेकर के
उसने वो ये युद्ध जीता था। इसके लिए शेरशाह सूरी के ऊपर भी एक कलंक के रूप में है कि मारवाड़ अभियान उसके लिए एक कहते हैं श्रम का विषय साबित हो गया था। और बाद में शेरशाह सूरी ने खुद भी कहा था कि अगर मैं मारवाड़ के इस युद्ध में हार जाता तो हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यानी यहाँ क्या होता है, मारवाड़ में दोरे और दोरों में बाजरा होता है, और कहते हैं मैं बाजरे के लिए यानी कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के संदर्भ में कहा था गिरीश सुमेल के युद्ध के बारे में। और उसके लिए ये कहने के लिए मजबूर उसको अगर किसी ने किया था तो वो था जैता और कुपा। जैता और कुपा सहित पूरी सेना राव मालदेव की गिरीश सुमेल युद्ध स्तर पर आ गई। इस आगे से शेरशाह सूरी की सेना तैयार थी। अब शेरशाह सूरी को यहां आकर के थोड़ा सा डर सा बैठ गया कि शायद मैं मारवाड़ से जीत पाऊं या नहीं जीत पाऊं। तब कहते हैं कि उसने कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति के तहत उसने कुछ जाली खत कहते हैं कि उस शिविर के बाहर रखवा दिए जहां जैता और कुपा थे। अब जैता और कुपा थे, और राव मालदेव की एक प्रवृत्ति देखे तो थोड़ा शंकालु प्रवृत्ति का था। वो क्या है कि रात्रि गश्त के दौरान जैता और कुपा के शिविर के बाहर कुछ कागज देखता है, और उन कागजों पे लिखा होता है कि जब युद्ध शुरू होगा तो जैता और कुपा शेरशाह सूरी के पक्ष में मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ शेरशाह सूरी ने कहा है, जैता और कुपा कोई उनसे मिले हुए नहीं थे। तो कहते हैं राव मालदेव को वहम हो जाता है कि अगर इस युद्ध में ये दोनों मिल गए तो मेरी हार हो जाएगी। तो राव मालदेव रातों रात वहां से पलायन कर जाता है, जोधपुर आ जाता है। अब जब बात जैता और कुपा को पता चलती है तो उन्होंने कहा ये तो अब आन बान शान की बात हो गई, अब तो उनके लिए युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कहते हैं पीछे मुड़ते हैं तो इतिहास ने माफ नहीं करेगा। तो कहते हैं जैता और कुपा इतने जबरदस्त ढंग से लड़े कि एक बार तो ऐसा लगा कि शेरशाह सूरी पराजित हो जाएगा। अब शेरशाह सूरी मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ा, भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से अंत समय में शेरशाह सूरी की विजय हुई। और कहते हैं जैता और कुपा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, और इस युद्ध को इतिहास में इसी वीरता के कारण जैता और कुपा के लिए भी याद किया जाता है। अब मारवाड़ पे कब्जा हो गया किसका, शेरशाह सूरी का। और याद रखना मारवाड़ के जोधपुर दुर्ग में एक शेरशाही मस्जिद बनी हुई है, और वो शेरशाही मस्जिद शेरशाह के नाम से ही बनी, और उस समय शेरशाह यहाँ आया था। बाद में मारवाड़ का राजा राव मालदेव शिवाना चला जाता है, और बाद में कालांतर में वापिस जोधपुर कब्जा करता है। लेकिन शेरशाह सूरी के संदर्भ में पढ़े तो राव मालदेव के द्वारा जो यहाँ युद्ध हुआ राव मालदेव के साथ मारवाड़ में, वो उसका ऐतिहासिक युद्ध था। इसके बाद क्या हुआ, 1545 कालिंजर। ये अभियान किस परिस्थिति में होता है, होता क्या है कि कालिंजर अभियान 1545 का जब हुआ तो इस अभियान में, और या इस अभियान को पीछे एक उसकी नीति थी शेरशाह की, कि एक कालिंजर अभियान में ये हुआ कि कालिंजर की एक दासी थी, और उस दासी को प्राप्त करना चाहता था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी दासी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कालिंजर का जो शासक था नाम था किरत सिंह, उसने दासी को देने से मना कर दिया। अब जब किरत सिंह ने दासी को देने से मना कर दिया तो उसने अभियान कर दिया, और इस अभियान को जीतने के लिए जब अंत समय में उसने गोले और बारूद का प्रयोग करने के लिए कहा, तब कहते हैं इनके सेनानायक जब गोले और बारूद का प्रयोग कर रहे थे तभी एक गोला किले की प्राचीर से टकरा करके वापिस आ गया, और वापिस आकर के वो उस स्तर पर गिरा जहां शेरशाह सूरी खड़ा था, और शेरशाह के पास बारूद का ढेर पड़ा था, और उसके कारण शेरशाह की उस बारूद के ढेर में आग लग गई, और आग लगने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। और कहते इसके अलावा शेरशाह सूरी ने जैसे ये अपनी राजनीति में जो युद्ध के माध्यम से अपना प्रचार या प्रभाव बढ़ाया, इसके अलावा उसके जो प्रशासन थे, उसके जो नीति नियम थे, राजस्व पद्धति थी, वो बड़ी याद की जाती है। लेकिन आज चूंकि अपन शेरशाह सूरी का जीवन वर्त याद कर रहे हैं, तो उसके कहते हैं जो उसकी राजनीति में युद्ध और उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में यही है। जब भी अगला टॉपिक लेंगे तब उसके प्रशासन और राजस्व पद्धति पर लेंगे, तब शेरशाह सूरी को और याद किया जाता जाएगा उसमें। लेकिन इसके संदर्भ में कुछ बातें ऐसी भी थी कि प्रारंभ में शेरशाह सूरी जो प्रारंभिक जीवन मैंने आपको बताया, उसमें क्या हुआ, 1472 में जन्म लिया। सौतेली माओ के व्यवहार से परेशान होकर के उसने अपना मूल स्थान सहसराम छोड़ दिया, फरीद बाहर खां के पास चला गया, शेर खान की उपाधि धारण कर ली। लेकिन इसी समय क्या हुआ, मालवा में एक स्थान है चंदेरी। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मैदिनी राय के बीच में। इसको अपने हुमायूं बाबर के टॉपिक में पढ़ा था।
अब बाबर और मैदिनी राय के बीच में जो 1528 का चंदेरी का युद्ध हुआ, इस युद्ध में शेर शाह बाबर के पक्ष से लड़ा था। याद रखना है, ये बाबर की सेना में शामिल था शेर शाह। लेकिन ठीक 1529 में एक और युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। और आपको पता है घाघरा का युद्ध एक प्रकार से बाबर ने अफगानों का दमन करने के लिए ही किया था। और जब ये घाघरा का युद्ध हुआ तो कहते हैं घाघरा के युद्ध के समय शेर शाह है वो बाबर के विरुद्ध था, बाबर वर्सेज अफगानों के बीच में हुआ था। तो ये अफगानों के पक्ष में था शेर शाह, यानी एक वर्ष बाद वो अफगानों के पक्ष में हो गया। लेकिन कहते हैं उसने बाबर को न्योता भी दिया था और कहा था कि वो न्यूट्रल रहेगा, इस प्रकार की स्थितियां थी। और इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भी आगाह किया था कि शेर शाह से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शेर शाह पहले इसके पक्ष में था, फिर विपक्ष में पाला बदल जाता है, फिर उसके बाद उसको न्योता भी देता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये कुछ ऐसे घटनाक्रम थे जो उसके प्रारंभिक जीवन का हिस्सा थे। आज के टॉपिक में शेर शाह सूरी के बारे में इतना ही। कल के टॉपिक में नए विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।